गाइस दिस इज जिया रंजन एंड इन दिस वीडियो जो आपका चैप्टर था, चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ जियोग्राफी, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, मैं पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रही हूँ। पार्ट 1 मैंने बना दिया है, 2 पार्ट्स में इस वीडियो को मैंने स्प्लिट किया है। द वेरी फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे एंड उसमें जो इंटरनेशनल एफर्ट्स लगाए थे ना, किसके लिए, रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए, वहाँ तक का टॉपिक पूरा कवर्ड है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ लैंड रिसोर्सेज। तो इतना कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट हाँ, दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पर स्माइली भी नहीं बनाई है। अब आ जाते हैं लैंड रिसोर्सेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, लैंड होता क्या है? तो देखिए, लैंड एंड सॉइल में क्या अंतर है। एट ये आपका घर है बेटा, ये आपका घर है। अब घर जिस पर बना है, ये जो ऊपर वाली लेयर है जो आपको विजिबल है, जो दिख रही है, दैट इज नथिंग बट सॉइल। लेकिन इसके नीचे भी तो कुछ है ना, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, ये पूरा का पूरा लैंड होगा। ठीक है, तो सॉइल और लैंड में यही डिफरेंस है कि सॉइल सिर्फ ऊपर वाली परत हो गई। ठीक है, जो ऊपर ऊपर आपको दिख रहा है मिट्टी, जो मिट्टी वाला पदार्थ है, एंड उसके नीचे जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो हो गई लैंड। तो लैंड रिसोर्सेज क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो लैंड है वो नेचुरल है, उसे हम नहीं बनाते हैं, वो नेचर ऑटोमेटिकली बना के देता है। दैट इज़ वाई इट इज़ नेचुरल रिसोर्स। सोर्स ऑफ 95% ऑफ बेसिक नीड्स फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लॉथिंग। यानी जो कपड़े आप पहन रहे हैं, जिस छत के नीचे आप हैं, और खाना जो आप खा रहे हैं, वो सारी चीज़ें जो आप, इन तीनों चीज़ों में जो भी चीज़ें आपके पास अभी अवेलेबल हैं, ऐसे तो सारी अवेलेबल हैं, तो इन तीनों चीज़ों का 95% हमें कहाँ से मिलता है? लैंड से ही मिलता है। लैंड ही हमें देता है। तो सोचिए कि अगर लैंड ना हो तो ना ही हमारे पास खाना हो, ना ही हमारे पास कपड़े हो, ना ही हमारे पास रहने के लिए छत हो। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे। तो अ सेट ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड, मैंने कहा ना कि इसे हम नहीं बनाते हैं, इसे नेचर बनाता है। लेकिन नेचर भी बनाता है तो ये ना बहुत अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड अमाउंट में। फॉर एग्जांपल मैं आपको दो एग्जांपल देती हूँ। पहला पेंसिल, जो मैंने अपने पार्ट 1 में भी बताया था कि पेंसिल को अगर आप यूज़ कर रहे हैं, पहले इतनी थी इतनी थी इतनी थी इतनी थी इतनी थी, ख़त्म हो जाएगी ना, एक दिन तो ख़त्म होगी अगर आप इसे कंटिन्यूसली यूज़ करेंगे तो। लेकिन एक तरफ है पेंसिल जो ख़त्म होनी ही होनी है, वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, एक दिन ख़त्म ज़रूर होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ हवा, तो क्या जो आप हवा ले रहे हैं, आप ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं, रिलीज़ कर रहे हैं, तो क्या हवा ख़त्म हो रही है? नहीं ना। तो हवा तो हमारे लिए एक तरीके से अनलिमिटेड हो गई। तो वैसे ही लिमिटेड, फाइनाइट, फाइनाइट पेंसिल क्या थी? फाइनाइट थी यानी लिमिटेड थी। तो वैसे ही लैंड क्या है? फाइनाइट है। लैंड लिमिटेड है, लैंड अनलिमिटेड नहीं है। इसलिए अगर आप इसका ओवर यूज़ करने लगेंगे तो एक दिन आएगा कि पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। सपोर्ट वेजिटेशन, जितने भी पेड़ पौधे हैं लैंड पर ही तो लगते हैं, एनिमल्स, ह्यूमन, सबको यही सपोर्ट करता है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट कि हमारे इंडिया में जो भी लैंड है वो अलग अलग तरीके से प्रेजेंट है। कोई माउंटेन में है तो कोई एकदम प्लेन है। अगर आप जाएंगे हिमाचल प्रदेश वगैरह तो वहाँ पर ज़्यादा एरिया कैसा है? माउंटेनियस एरिया। तो कोई प्लेट्यू है। प्लेट्यू क्या होता है? माउंटेन तो कुछ ऐसा होता है, प्लेट्यू कुछ ऐसा होता है, यहाँ पर टेबल जैसा, ऊपर की पीक नहीं रहती, बाकी ऐसा रहता है। तो प्लेटी हो गया, प्लेन हो गया, जहाँ पर मोस्टली लोगों का घर रहता है। प्लेन यानी एकदम सिंपल एरिया, सिंपल एरिया नहीं, उबड़ खाबड़ ज़्यादा नहीं, सिंपल। फाइन, ये प्लेन हो जाएगा, ये प्लेटी हो जाएगा, ये माउंटेन हो जाएगा। तो ये क्या है? हमारे लैंड के अलग अलग वैरायटीज़ है, रिलीफ फीचर्स है। तो हम देखते हैं कि भारत में ये कितने परसेंटेज है, ये प्लेट्यू कितने परसेंटेज है, प्लेन कितने परसेंटेज है। तो जो हमारा प्लेन है वो 43%। 43% लैंड कुछ और नहीं बल्कि प्लेन है। 43% ऑफ लैंड ऑफ भारत इज नथिंग बट प्लेन। एंड प्लेन में मेनली क्या की जाती है? खेती की जाती है। आपने देखा होगा एग्रीकल्चर वगैरह मेनली प्लेन एरिया में ही किया जाता है, तो खेती की जाती है, इंडस्ट्रीज वगैरह वहीं लगाई जाती है। आप खुद सोचिए ना, जहाँ पर सपोज करिए, लेट्स सपोज कि ऐसा उबड़ खाबड़ एरिया, तो यहाँ पर आप इंडस्ट्रीज थोड़ी ना लगाएंगे, इंडस्ट्रीज थोड़ा ना लगाएंगे, आप एक प्लेन एरिया में लगाएंगे, प्लेन एरिया में। और आपने प्लेन एरिया में ही मोस्टली देखा होगा। तो यहाँ पर 43% लैंड क्या है? प्लेन है, वहाँ पर एग्रीकल्चर होता है, इंडस्ट्रीज वहीं पर सेटअप की जाती है। फिर 27% लैंड क्या है? प्लेट्यू है, प्लेट्यू यानी ऐसा कुछ। और यहाँ पर क्या पाया जाता है? यहाँ पर मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। एंड 30% जो लैंड है वो क्या है? 30% लैंड माउंटेन है, माउंटेन रीजन। माउंटेन रीजन आपने देखा होगा, माउंटेन में ज़्यादातर क्या होता है? लोग घूमने के लिए जाते हैं, जो टूरिज्म के लिए हेल्पफुल है। हालांकि इन दोनों में से ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं, दैट इज़ मैंने स्माइली नहीं बनाई। लेट्स मूव अहेड। Okay guys, this one is our next topic, land utilization. And
मैं यहाँ पर स्माइली बना देती हूँ, तो मार्कर ना ख़त्म हो गया, मैं दूसरा लेके आती हूँ। ओके, सो दैट इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक। इसमें मैं स्माइली बना रही हूँ, यानी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का आ भी सकता है, बिकॉज आपने इसमें देखा होगा टोटल कितने पॉइंट्स है, टोटल 5 पॉइंट्स हैं। हाँ जी, तो 5 पॉइंट्स यहाँ पर आपको नोट्स बनाने की नहीं, बिकॉज वहाँ पर आपको एज इट इज़ 5 पॉइंट्स गिवन है, तो नोट्स मत बनाइए। उस टॉपिक को यहाँ पर लिखा है लैंड यूटिलाइजेशन, उससे आप क्लाउड में कवर कर लीजिए, ठीक है। तो फर्स्ट आ जाते हैं, लैंड यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है कि जितनी भी हमारे पास ज़मीन है ना, हम उसे यूज़ कैसे कर रहे हैं। तो 5 इसमें पॉइंट बताए गए हैं कि मेनली हम 5 तरीके से यूज़ कर रहे हैं। तो पहला हम क्या कर रहे हैं, फॉरेस्ट। आपने देखा होगा ज़मीन पर फॉरेस्ट वगैरह उगाए जाते थे, दैट इज़ आवर फर्स्ट पॉइंट। आ जाते हैं सेकेंड नंबर पे, तो जो ज़मीन खेती के लिए अवेलेबल ही नहीं है, यानी आप चाह कर भी उस पर खेती नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी 2 ज़मीन होगी। पहला, एक बंजर ज़मीन जिसमें फर्टिलिटी ही बहुत कम होगी, खेती का कोई फ़ायदा ही नहीं, तो पहली तो होगी बैरन लैंड। फिर दूसरी, जहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह बनी होगी, तो आपके बिल्डिंग को उखाड़ कर खेती करेंगे नहीं ना, तो जहाँ पर बिल्डिंग्स बनी है, रोड्स वगैरह बने हैं, रोड्स में ROADS, रोड्स वगैरह बने हैं, बिल्डिंग्स वगैरह बनी है, तो वहाँ पर भी आप खेती नहीं कर सकते हैं। तो ये हो गया सेकंड पॉइंट आपका कि वो लैंड जो खेती के लिए अवेलेबल ही नहीं है। पहला हो गया बैरन लैंड, दूसरा हो गया जहाँ बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई है, यानी जिस लैंड को नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए ऑलरेडी यूज़ कर लिया है, या फिर बोल सकते हैं नॉन एग्रीकल्चरल वे में ऑलरेडी यूज़ कर लिया। थर्ड पॉइंट, अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। एक तो ये हो गया जो लैंड आप चाह कर भी उसे कल्टिवेट नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, यानी अदर ऑल लैंड जिस पे आप खेती नहीं कर सकते हैं। तो इसको मेनली 3 पार्ट्स में बुक में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, ग्रेजिंग लैंड, यानी जहाँ पर जो गाय वगैरह हो गई वो अपना चारा चरती हैं, तो वो एक हो गया ग्रेजिंग लैंड। दूसरा हो गया अंडर द क्रॉप्स, अंडर द ट्री क्रॉप्स, यानी जहाँ पर बहुत सारी आपने कभी देखा होगा, आप रोड से जा रहे हैं तो रोड के अगल बगल में बहुत सी झाड़ियाँ टाइप रहती हैं, तो वहाँ पर भी हम खेती नहीं करते। ऐसा नहीं वो खेती के लिए अवेलेबल है, लेकिन हम करते नहीं है, इसलिए तो कहा अनकल्टिवेटेड लैंड। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट, कल्चरेबल वेस्ट लैंड। वहाँ पर बुक में साफ साफ डेफिनेशन लिखी गई है, वो लैंड जिसे 5 साल से ज़्यादा ईयर्स के लिए ना खेती की गई हो, वो लैंड जहाँ 5 साल से ज़्यादा टाइम तक खेती की ही ना गई हो। सो द लैंड विच इज़ नॉट कल्टिवेटेड फॉर मोर देन 5 years इज कॉल्ड वॉट कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड कहते हैं उसे। आपको लिखने की नीड नहीं, बिकॉज बुक में वो एज इट इज़ गिवन है। आ जाते हैं अपने फोर्थ वन पॉइंट पे, तो करंट फैलो लैंड एंड देन अदर देन करंट फैलो लैंड। इस पूरे टॉपिक का, ये फोर्थ वन पॉइंट का आप टॉपिक मेंशन कर सकते हैं, फैलो लैंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं करंट फैलो लैंड होता क्या है। करंट फैलो लैंड एक तो हो गया कल्चरेबल वेस्ट लैंड, 5 साल से ज़्यादा आप किसी ज़मीन पर खेती कर ही नहीं रहे हैं। वैसे ही हो गया करंट फैलो लैंड, क्या होता है जिसमें 1 साल या 1 साल से कम टाइम तक खेती नहीं हो रही है। सो द लैंड विच इज़ नॉट कल्टिवेटेड फॉर 1 और लेस देन 1 year इज कॉल्ड करंट फैलो लैंड। एंड एक तो मैंने 5 साल का बताया, एक मैंने 1 साल का बताया, तो 1 से 5 साल के बीच में एक हो गया 1 साल वाला करंट फैलो लैंड, एंड दूसरा हो गया 5 साल से ज़्यादा वाला क्या, कल्चरेबल वेस्ट लैंड। अब 1 से 5 साल के बीच में जो भी लैंड होगा जो अनकल्टिवेटेड होगा, उसे हम बोलेंगे अदर दैन करंट फैलो लैंड। करंट फैलो लैंड समझ आ गया, आई होप। 1 ईयर से कम टाइम तक जिसमें खेती ना की गई हो, 1 से 5 साल तक जिसमें खेती ना की गई हो, वो हो गया क्या, अदर देन करंट फैलो लैंड। फिर आ जाते हैं अपने फिफ्थ वन पॉइंट पे, नेट सोन एरिया। वैसे इस फिफ्थ वन पॉइंट का टॉपिक ही नेम है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, GCA, GS या GCA, हाँ GCA। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नेट सोन एरिया क्या है, नेट सोन एरिया है कि आपने किसी जगह पर सिर्फ और सिर्फ एक बार खेती की गई है, तो उसका जब आप क्या करते हैं, 1 मिनट, हाँ, जब एक जगह पर आपने किसी जगह पर सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम खेती की गई है, व्हेन एग्रीकल्चर इज परफॉर्म ओनली फॉर वंस ऑन अ लैंड, देन इट इज़ कॉल्ड नेट सोन एरिया। लेकिन अगर नेट सोन एरिया के साथ आप उस जगह को जोड़ दें, नेट सोन एरिया के साथ प्लस कर दें जिस जगह पर आपने 1 से ज़्यादा टाइम खेती की गई है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ठीक है, आई होप आपको 5 के 5 पॉइंट समझ आ गए होंगे। लेट मी समराइज। पहला, फॉरेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा, जो खेती के लिए अवेलेबल ही नहीं है, हम चाह कर भी खेती नहीं कर सकते, बंजर लैंड जहाँ पर बिल्डिंग सोर्स वगैरह बने हैं। थर्ड पॉइंट, जो अदर अनकल्टिवेटेड लैंड हो गए, जैसे ग्रेजिंग लैंड जहाँ पर गाय वगैरह अपना चारा चरती है, जहाँ पर ट्री क्रॉप्स मिसलेनियस, वहाँ पर बुक में लिखा मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स है। थर्ड पॉइंट,
कल्चरेबल वेस्ट लैंड, यानी 5 साल से ज़्यादा जहाँ पर जिस ज़मीन पर खेती नहीं की गई हो। करेंट फैलो लैंड यानी 1 साल से कम जहाँ पर खेती नहीं की गई हो, अदर देन करेंट फैलो लैंड यानी 1 से 5 साल तक जहाँ पर खेती नहीं की गई हो। एंड 5वां नेट सोन एरिया एंड ग्रॉस क्रॉप एरिया। नेट सोन एरिया यानी एक बार, साल में एक बार जहाँ जिस ज़मीन पे खेती की गई हो। एंड ग्रॉस क्रॉप एरिया नेट सोन एरिया प्लस में साल में जिसमें एक से ज़्यादा टाइम खेती की गई हो उसे कहते हैं ग्रॉस क्रॉप एरिया। सो नेट सोन एरिया प्लस द लैंड on which agriculture is performed for more than one time, then it is called as cross cropped area. So I hope ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा, easy peasy lemon squeezy। आपको पता है हम लोगों की बातों से ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि सूरज की किरण कितनी ही तेज क्यों ना हो ना, वो पूरे समुद्र को नहीं सुखा सकती है। तो कुछ ऐसा ही आपका गोल की तरफ अपना फोकस रहना चाहिए कि लाख लोग बोलेंगे ये कर लो वो कर लो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम्हारे लिए वो सही है, लेकिन आपको वो समुद्र बन के रहना है कि आप सूरज की किरण कितनी ही तेज क्यों ना हो, लेकिन समुद्र का जो पानी है ना वो सूखेगा नहीं। यानी आप कितना ही क्यों ना बोल ले, मैं अपने गोल से हटूंगा नहीं। जो मेरा गोल है, विच एवर गोल यू हैव सिलेक्टेड फॉर योर फ्यूचर, यू हैव टू जस्ट फुली डिटर्मिन्ड टूवर्ड्स दैट गोल। गॉट इट? यू हैव टू बी ऑन योर टोज। ऑन योर टोज मतलब क्या होता है? बहुत अलर्ट होना। आप यू शुड बी ऑन योर टोज टूवर्ड्स योर गोल। वेदर पीपल आर मेकिंग गॉसिप्स, आपसे रिलेटेड वो गॉसिप्स कर रहे हैं या आपको ही कह रहे हैं कि भाई चेंज योर गोल, लेकिन आपको पूरा फोकस होना है। बिकॉज जिसने भी अब तक इतिहास रचा, पहले उसने इनकार सुना, बहुत सारा अपमान और तानों का हार मिला। ठीक है, तो फिर अगर इतिहास रचना है तो क्या करना पड़ेगा? बहुत सारे ताने सुनने पड़ेंगे, अपमान तो सहना ही पड़ेगा। ओके, सो आवर नेक्स्ट वन टॉपिक इज लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया, यानी इंडिया में कैसे लैंड यूटिलाइज किया जाता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आते, बट स्टिल इफ़ यू आर वन ऑफ द स्टूडेंट दैट who doesn't want to skip any kind of topic, any topic, then you have to लर्न इट ऑल्सो। आपको ये भी याद करना पड़ेगा। तो आ जाते हैं फर्स्ट पॉइंट कि कैसे इंडिया में लैंड यूटिलाइजेशन कैसे की जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके बारे में अगर हम पढ़ें तो इंडिया में जो इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया है ना वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। आप इसे 3.28 पढ़ते हैं, 3.28 पढ़ते हैं। 3 पॉइंट डेसिमल के बाद ना 28 या 288 नहीं बोला जाता, उसे अलग अलग ही पढ़ा जाता है, 28 बोला जाएगा। तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है क्या इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया। मैंने मेरी 10th क्लास में मैंने नवंबर या अक्टूबर में सही किया था, मैं 32.8 पढ़ती थी, 32.8 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जबकि 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। अब आ जाते हैं सेकंड पॉइंट। तो इंडिया का जो फॉरेस्ट एरिया है ना, जंगल वगैरह, वो बढ़ा है, पहले के कंपैरिजन में बढ़ा है। आपको चार्ट गिवन होगा, उस पर थोड़ी नज़र मार लीजिएगा। तो फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है। वहीं आते हैं पास्चर लैंड। पास्चर लैंड यानी जहाँ पर गाय वगैरह को चराया जाता है, भेड़ बकरियों को चराया जाता है, वो ग्रेजिंग लैंड हो गया। तो वो ना कम गया है। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि अब जो गाय वगैरह को चराते हैं वो ज़्यादा है ही कहाँ। जो बकरी सिप्स वगैरह को चराते हैं वो अब लोग ज़्यादा है क्या, लोग उस काम को उतना प्रेफरेंस नहीं देते, अब दूसरे काम पे लगे हुए हैं। तो दैट इज़ वाई जो पास्चर लैंड है वो कम चुका है। अब अगर हम इंडिया के फॉरेस्ट एरिया की ही बात करें तो 33% की नीड है, लेकिन इंडिया का जो फॉरेस्ट एरिया वो 33% से भी कम है। ये नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ने बताया था कि कम से कम 33% तो फॉरेस्ट एरिया होना चाहिए, लेकिन इंडिया के पास नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, तो ये जो मैंने बताया ना 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है इंडिया का पूरा एरिया। तो इंडिया का जो पूरा एरिया है ना उसका सिर्फ और सिर्फ 93, सिर्फ और सिर्फ यानी ज़्यादा, ये 93% डेटा ही अवेलेबल है। इंडिया के जियोग्राफिकल एरिया का, GA मतलब जियोग्राफिकल एरिया का 93% डेटा ही अवेलेबल है। बाकी क्यों अवेलेबल नहीं है? क्योंकि बाकी कुछ पाकिस्तान ने अपने अंडर कर रखा है, तो कुछ चाइना ने अपने अंडर कर रखा है। जैसे जम्मू कश्मीर का ऊपर वाला पार्ट हो गया, हमारा ईस्टर्न पार्ट हो गया, तो कुछ चाइना एंड पाकिस्तान के अंडर है। तो दैट इज़ वाई सिर्फ और सिर्फ 93% डेटा ही अवेलेबल है इंडिया के जियोग्राफिकल एरिया का, बाकी 7% अवेलेबल नहीं है। लेट्स मूव अहेड एंड कम टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एंड फिर इसके बाद मैं आपको कंजर्वेशन ऑफ लैंड पढ़ाऊंगी। स्माइली बनाई बिकॉज इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक।
तो फर्स्ट अगर हम देखें तो लैंड डिग्रेडेशन होता क्या है, तो आप लैंड का कंटिन्यूस यूज़ कर रहे हैं, आप कभी खुदाई कर रहे हैं, कभी उस पर क्या है गाय बकरी वगैरह चर रहे हैं, ग्रेज कर रहे हैं, आप उस पर कंटिन्यूसली पानी डाले जा रहे हैं, इन द सेंस की खेती के लिए इरिगेशन कर रहे हैं कंटिन्यूसली, ओवर लिमिट से ज़्यादा। तो ऑब्वियसली अगर आप अनलिमिटेड करेंगे, अनलिमिटेड यूज़ करेंगे लैंड का, और ना ही उसके कोई मेजर्स कर रहे हैं ताकि वो लैंड क्या हो, सुटेबल हो जाए। इसको आप समझ सकते हैं लाइक हम सुबह उठते हैं, मैं सुबह उठी या फिर आप सुबह उठे 6 बजे, 6 बजे से उठ के नहा धो के 7 या 7:30 बजे आप पढ़ने बैठे, एंड 7:30 से लगातार आप रात के 12 बजे तक पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका कहीं ना कहीं, अगर आप डेली ऐसे ही करते हैं कि 12, 1 या 2 बजे तक पढ़ रहे कंटिन्यूसली, बीच में थोड़ा बड़ा खा लिया, उससे ज़्यादा ब्रेक नहीं, तो आपके हेल्थ पर इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने बीच में ब्रेक ही नहीं लिया। तो वैसे ही हम अगर लैंड का कॉन्टिन्यूस यूज़ करेंगे बिना किसी मेजर्स को उठाए, यानी बिना उसको ब्रेक दिए, बिना उस पर कुछ एफर्ट्स लगाए, तो क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन होगा, यानी धीरे धीरे जो लैंड की क्वालिटी है वो कम होने लगेगी। तो दैट इज नथिंग लैंड डिग्रेडेशन। अब आ जाते हैं क्या कॉजेज। तो लैंड डिग्रेडेशन होता क्यों, तो मैंने आपको पहले आसान शब्दों में बता दिया, ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं आप, ओवर इरिगेशन कर रहे हैं, लैंड को खोद रहे हैं, कैसे खोद रहे हैं, माइनिंग के लिए खोद रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल कि ये आपकी लैंड है, ठीक है, आप इसे माइनिंग के लिए खोद रहे हैं, माइनिंग के लिए जैसे तैसे खोद रहे हैं, तो क्या होगा कि अगर आप कंटिन्यूसली इसको खोदते जाएंगे तो कहीं ना कहीं इसकी जो लेयर्स है, टॉप मोस्ट लेयर है, वो आप बिखार रहे हैं, जो टॉप लेयर है आप उसको ही हटा रहे हैं, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं लैंड पर तो आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा ना। अब आते हैं इसके पॉइंट्स पर। तो डिफॉरेस्टेशन यानी ये लैंड है, लैंड पर क्या है, ये पेड़ है, पेड़ की ऐसी जड़ रहती है, अगर आप पेड़ को उखाड़ देंगे तो जड़ के साथ साथ ये जो आपकी मिट्टी है वो भी तो बिखर जाएगी ना, और लैंड का जो नीचे वाला पार्ट है वो भी बिखर जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप जो टॉप मोस्ट लेयर है आप उसको उसकी जगह से हटा रहे हैं। तो डिफॉरेस्टेशन यानी फॉरेस्ट को हटाना, इन द सेंस कि पेड़ को हटाना। फॉरेस्ट को हटाना मैंने इसलिए बोला बिकॉज इसे लर्न करना ईजी होगा, बाकी आपने 9th एंड उससे भी अर्ली क्लासेस में पढ़ा होगा। तो डिफॉरेस्टेशन जो कि मेनली कहाँ होता है, झारखंड में होता है, छत्तीसगढ़ में होता है। झारखंड एंड छत्तीसगढ़ में क्यों, तो वो वाला टॉपिक याद करिए जहाँ पर मैंने आपको पढ़ाया था कि इंडिया में बहुत सारे वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज है, एनॉर्मस वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज है। उसमें हमने अरुणाचल प्रदेश का पढ़ा था, लद्दाख का पढ़ा था, फिर झारखंड एंड छत्तीसगढ़ का पढ़ा था कि वहाँ पर मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो क्योंकि वहाँ पर मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं तो वहाँ पर माइनिंग होती रहती है, दैट इज़ वाई वहाँ पर आराम से लैंड डिग्रेडेशन का ये जो प्रॉब्लम है वो देखने को मिल जाता है। सेकंड पॉइंट देखिए तो माइनिंग एंड क्वायरिंग। भाई माइनिंग एंड क्वायरिंग हम क्या कर रहे हैं, मिनरल्स को निकाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल सीमेंट इंडस्ट्री के लिए हम लाइमस्टोन को निकाल रहे हैं, फाइन। तो अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे, सीमेंट इंडस्ट्री, सीमेंट जो यूज़ करते हैं, एंड सीमेंट बनाने के लिए लाइमस्टोन की ज़रूरत पड़ती है। अभी आप चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे ना साइंस का, उसमें आपको लाइमस्टोन देखने को मिल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। थर्ड पॉइंट क्या है, ओवर ग्रेजिंग यानी वही कि अगर यहाँ पर घास वगैरह है, ये लैंड है, घास वगैरह, तो उसकी भी तो जड़ें होंगी ना। अब गाय वगैरह आई, बकरी वगैरह आई, इन्होंने जब इसे खाया तो जड़ भी निकल जाएगी, एंड फिर वही वाला काम होगा, जो इसकी लेयर है वो बिखर जाएंगी। तो ओवर ग्रेजिंग यानी ग्रेजिंग तो ठीक है, लेकिन ओवर ग्रेजिंग होगा तब भी लैंड डिग्रेडेशन होगी। और ओवर ग्रेजिंग सबसे ज़्यादा आपको कहाँ देखने को मिलता है, दिस वन टॉपिक इज इंपॉर्टेंट, दिस वन थर्ड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट। ओवरग्रेजिंग कहाँ देखने को मिलता है, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। फोर्थ वन देखिए, फोर्थ वन क्या है कि ओवर इरिगेशन यानी आप पानी डाल तो रहे हैं लेकिन ओवर डाल रहे हैं। ओवर पानी डालने से क्या होगा कि पानी ना इकट्ठा होने लगे, लाइक आप यहाँ पर पानी डाल रहे हैं, यहाँ पर खेती कर रहे हैं, पानी इकट्ठा होने लगेगा। पानी इकट्ठा होने के कारण क्या होगा, जो सैलिनिटी है, जो एल्केलिनिटी है सॉइल की, वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगी, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, सॉइल आपका अल्काइल होने लगेगा। ओवर इरिगेशन पर थी ना, हाँ ओवर इरिगेशन। तो ओवर इरिगेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ पर फसलें ज़्यादा उगाई जाती हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा HYVS कि पंजाब एंड हरियाणा में सबसे ज़्यादा फसलें उगाई जाती थी 1960s में, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। तो ओवर इरिगेशन कहाँ किया जाता है, पंजाब एंड हरियाणा में किया जाता है। फिर फिफ्थ वन पॉइंट वाटर लॉगिंग यानी वही वाटर का जमा हो जाना, जिसके कारण क्या है, एल्किलिनिटी है सॉइल की वो बढ़ रही है।
सिक्स्थ पॉइंट ये कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो अपना इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स यानी जो कूड़ा कबाड़ा निकलता है, जो गार्बेज होता है, जो गार्बेज निकालती है वो इम्प्रॉपर तरीके से निकाल देती हैं। अब जब वो इम्प्रॉपर तरीके से इम्प्रॉपर डिस्चार्ज करती है ना, तो उससे क्या होता है, लैंड पर उन्हें छोड़ दिया, वाटर में उन्हें डाल दिया, तो या तो लैंड पॉल्यूशन भी हो सकता है, वाटर पॉल्यूशन भी हो सकता है। तो दीज वर 6 पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक, रिलेटेड टू दिस टॉपिक। एंड इफ दिस क्वेश्चन विल कम इन योर एग्जाम दैट राइट द कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, देन आप इसे छाप सकते हैं। छाप सकते हैं इन द सेंस कि छापा तो नहीं जाता, आप कितना भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन ये है ना कि आप पूरी बुक का एक एक वर्ड तो लर्न नहीं कर सकते ना। और लर्न करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है ऐसे कि एक एक वर्ड आप लर्न कर रहे हैं, क्योंकि फिर आपका माइंड कहाँ वर्क करेगा। मेन तो ये है ना कि आप कैसे लिख रहे हैं, आपका लिखने का तरीका क्या है, आप कितने इनोवेटिव बन रहे हैं। सो दीज वर दी 6 पॉइंट्स। अब अगर क्वेश्चन आ गया कि भाई लैंड डिग्रेडेशन यानी लैंड की क्वालिटी ख़राब हो रही है, उसका कारण तो बता दिया, लेकिन वो भी बताओ, तरीके भी बताओ कि लैंड की क्वालिटी जो ख़राब हो रही है हम उसे फिर से वापस नॉर्मल कर सके, अच्छा कर सके। तो क्या आप क्या कर सकते हैं, 6 पॉइंट तो यही के यही हैं। आप इसका लिख सकते हैं कि अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो अफॉरेस्टेशन करो। अगर आप पेड़ को उखाड़ रहे हो उसके कारण लैंड डिग्रेडेशन हो, तो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है तो पेड़ को लगाओ। फिर आ जाते हैं सेकंड, माइनिंग एंड क्वायरिंग पे रेगुलेशन करो। ओवर जो हो रहा है उसे कंट्रोल करो, तो कंट्रोल रहना चाहिए, रेगुलेटेड वे में होना चाहिए माइनिंग एंड क्वायरिंग। वहीं ओवर ग्रेजिंग, जो ग्रेजिंग है वो भी एक रेगुलेटेड वे में होना चाहिए। इरिगेशन भी रेगुलेटेड वे में होना चाहिए। इरिगेशन रेगुलेटेड वे में होगा तो क्या होगा, वाटर लॉगिंग भी नहीं होगी। फिर इसके बाद जो इम्प्रॉपर डिस्चार्ज है, तो इम्प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, तो प्रॉपर डिस्चार्ज करो, यानी एक अप्रोप्रिएट मैनर में इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को डिस्चार्ज करो, निकालो। तो ये 6 पॉइंट हो गए ना, आपको 2 पॉइंट्स अभी लिख के देती हूँ। सो दीज आर योर 2 points, 2 remaining point which is included in the topic of conservation of land, कि लैंड को कंजर्व किया जाए। तो अगर आपको लगता है कि हाँ 1-2 पॉइंट्स और लिख देने चाहिए, एनसीईआरटी में गिवन भी, दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पर लिखा है। तो 7वां पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि आप शेल्टर बेल्ट्स लगाइए। शेल्टर बेल्ट्स लगाइए यानी आप बहुत सारे, आपने ऐसे देखा होगा ना कि यहाँ पर लाइक मिट्टी है तो यहाँ पर पौधे, यहाँ पर कोई घास पौधा वॉटेवर, यहाँ पर मतलब एक ना सीरीज में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हैं। तो अगर आप शेल्टर बेल्ट्स लगाते हैं तब भी आपका क्या हो सकता है, लैंड डिग्रेडेशन कंट्रोल हो सकता है। अब आप ये सोचिए कि अगर हम पेड़ लगा रहे हैं ज़मीन पे, ठीक है, इसकी जड़ें हो गई, रूट्स हो गए, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, कैसे लैंड का कंजर्वेशन होगा। तो सपोज करिए कि क्या आ गई, बाढ़ आ गई, ठीक है, बाढ़ आ गई या तूफान आ गया। अब क्या होगा, अगर तूफान आएगा तो अगर बहुत तेज होगा तो हो सकता है पेड़ उखड़ जाए, लेकिन पेड़ के उखड़ने के चांसेस कम है क्योंकि इसकी जो रूट्स है ना वो बहुत अंदर तक एकदम जकड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ज़मीन है, ये ज़मीन है, ठीक है, ये ज़मीन है, ज़मीन का ऊपर वाला पार्ट है, यानी पेड़ की जड़ें हैं, तो पेड़ की जड़ें ने ऐसे जकड़ रखा है ज़मीन को एकदम कस के, ठीक है, यानी कस के जकड़ रखा है। तो हो सकता है कि ज़मीन का वो वाला पार्ट उड़ जाए, हट जाए, लेकिन ये वाला पार्ट नहीं हट सकता बिकॉज रूट्स ने इन्हें बहुत तगड़े तरीके से जकड़ रखा है। तो क्योंकि बहुत अच्छे से जकड़ रखा है, टस से मस नहीं होने देते, इस कारण क्या होता है कि पेड़ लगाने के कारण क्या होता है, लैंड बच के रहती है, लैंड का कंजर्वेशन आप कर रहे हैं। तो वैसे यहाँ पर अगर आप शेल्टर बेल्ट्स लगा देते तो इनकी भी तो जड़ें होंगी ना नीचे। तो प्लांटिंग शेल्टर बेल्ट इज वन ऑफ द मेथड बाय विच यू कैन कंजर्व द लैंड। एंड 7 पॉइंट आ जाते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, सैंड ड्यून्स बना रहे हैं विद द हेल्प ऑफ थोनी बुशेस। आपने देखा होगा वो रेगिस्तान वाले एरिया में कांटेदार पौधे रहते हैं। अब जो कांटेदार पौधे रहते हैं उससे क्या होता है कि सैंड ड्यून्स बन जाते हैं, ये आपने देखा होगा ना रेगिस्तान वगैरह में। हाँ यहाँ देखिए कि लेट सपोज कि यहाँ पर एक कांटेदार पौधा है, यहाँ से हवा आई, यहाँ से मिट्टी उड़ी, तो मिट्टी तो आगे जा नहीं सकती है, तो मिट्टी यहीं पर रह जाएगी कहीं ना कहीं, यहाँ जाएगी नहीं। तो अब मिट्टी जो उड़ी यहाँ से उड़ी तो यहाँ पर जाके इकट्ठी हो जाएगी, इकट्ठी होने के कारण पहले ऐसी होगी फिर ऐसी होगी, एक टाइम आएगा जब ऐसे सैंड ड्यून्स बन जाएंगे, ठीक है। तो मीन्स ये कांटेदार पौधे क्या कर रहे हैं, इस मिट्टी को कुछ नहीं होने दे रहे हैं, तो यहाँ की जो लैंड है उसे बचा कर रख रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि मैं बार बार मिट्टी मिट्टी क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज लैंड, मिट्टी लैंड का ही तो एक पार्ट है। ये हो गया आपका लैंड, यहाँ पर आपका घर बना था, ये हो गया आपका लैंड, और मिट्टी इसी का तो एक पार्ट है, ठीक है। तो लैंड का एक पार्ट है सॉइल, तो दैट इज़ वाई मैं सॉइल बोल रही हूँ तब से, क्योंकि अगर सॉइल इफेक्ट होगी तो लैंड तो कहीं ना कहीं अफेक्टेड होगी ही।
तो ये हमारे 2 पॉइंट्स थे जो मैंने कवर कर लिया, एंड आई होप आपको समझ भी आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉइल। तो सॉइल यहाँ पर देखिए, सॉइल फर्स्ट ऑफ ऑल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, हमने नहीं बनाया है। एंड सबसे बिगेस्ट थिंग कि रिन्यूएबल है, यानी ये वापस से बन सकता है, रीन्यूएबल। फाइन। और इसे बनाने वाले कौन, इसे बनाने वाले हवा, पानी, डिकम्पोजर्स जो रहते हैं सॉइल में, आपको पता ना माइक्रोब्स वगैरह रहते हैं, तो वही से बनाते हैं। एंड कम से कम मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर सॉइल बनाने में। स्केल लेके बैठिए, स्केल में इतना होगा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की कितना होगा, इट मीन्स इतना सा सॉइल बनने में कम से कम मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। अब इन्हें बनाने में ये हेल्पफुल है, मैंने आपको बता दिया। फिर फोर्थ वन कि ये बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करते हैं, जैसे सॉइल में माइक्रोब्स वगैरह हो गए, प्लांट्स वगैरह हो गए। फिर नेक्स्ट टॉपिक है, बुक में तो नेक्स्ट टॉपिक आपके ढेर सारी सॉइल्स गिवन है, वो मैं इस टॉपिक के बाद कवर करूंगी। जो लास्ट टॉपिक आपके बुक में गिवन है ना, दैट इज सॉइल इरोजन। तो आई थॉट कि पहले सॉइल, फिर सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन ही कवर कर लेते हैं। देन जितनी भी सॉइल है, एलिवेल हो गई, फिर ब्लैक सॉइल हो गई, उसको कवर कर लेंगे। तो सॉइल इरोजन क्या होता है कि लेट सपोज कि आपकी ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर ये क्या है, सॉइल है। अब क्या हो रहा है कि हवा आई, बहुत तेज की हवा आई, एंड हवा आई तो जिस कारण क्या हो कि मिट्टी उड़ने लगी। अभी जो टॉप मोस्ट सॉइल थी, जो सबसे ऊपर वाली सॉइल थी, जब वो परत हट जाती है तो उसी को क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन। सो वॉशिंग अवे ऑफ टॉप मोस्ट सॉइल, सॉइल की जो ऊपर सबसे ऊपर परत जो रहती है, टॉप मोस्ट लेयर रहती है, अगर वो वॉश अवे हो जाए तो दैट फिनोमिना इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन मैंने पहले बता दिया कि सॉइल इरोजन की डेफिनेशन क्या होती है, जब टॉप मोस्ट लेयर ही वॉश अवे हो जाए। अब इसका कारण क्या है, कारण ये फर्स्ट सॉइल इरोजन को आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हैं लैंड डिग्रेडेशन से। जैसे मैंने लैंड डिग्रेडेशन में बताया था ना कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ओवर ग्रेजिंग हो रहा है, माइनिंग हो रहा है, क्वायरिंग हो रहा है, जिसके कारण लैंड डिग्रेडेशन होता है। तो वैसे ही कुछ सॉइल इरोजन में है कि डिफॉरेस्टेशन, द वेरी फर्स्ट एग्जांपल आप इजीली रिलेट कर सकते हैं कि डिफॉरेस्टेशन यानी जब आप पेड़ हटा रहे हैं तो जड़ हटा रहे हैं तो जो लेयर है वो भी बिखर रही है ना, तो दैट इज वाई जो टॉप मोस्ट लेयर है वो हट रही है, वो वॉश अवे हो रही है। तो फर्स्ट रीजन विल बी डिफॉरेस्टेशन। फिर सेकेंड वन रीजन देखिए माइनिंग एंड क्वायरिंग, यानी आप क्या करें, मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद विंड एंड वाटर के जरिए, अब इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूँ मैं कि विंड के जरिए, अगर विंड के जरिए सॉइल इरोजन हो रहा है तो आप विंड इरोजन कहेंगे। यानी सॉइल इरोजन कैसे हो रहा है, विंड के जरिए हो रहा है। अगर ये 1 मार्क्स का आ गया तो आप ये लिख सकते हैं कि सॉइल जो टॉप मोस्ट लेयर है सॉइल की, अगर वो वॉश अवे हो रही है किसके जरिए, विद द हेल्प ऑफ विंड, देन इट विल बी विंड इरोजन। एंड अगर वो वाटर के जरिए वॉश अवे हो रही है तो आप उसे शीट इरोजन कहेंगे। शीट इरोजन क्यों, क्योंकि वाटर ऐसे आएगा मानो कोई शीट आ रही है, शीट, पतली सी शीट आ रही है। फाइन। अब आ जाते हैं, हमने ये कवर कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। गुलीज क्या होता है कि सॉइल को ना जब पानी कट कर दे, लेट की ये आपकी मिट्टी है, यहाँ पर पानी आ रहा है, कभी आपने देखा होगा ना ऐसे पानी अपनी क्या चैनल्स बना लेती है, तो उसी को गुलीज कहते हैं। तो क्या होता है कि चैनल्स बन रहे हैं कैसे, जो चलता हुआ पानी में रनिंग वाटर है उसके जरिए जो सॉइल को कट कर देता है। एंड जब ये गुलीज बन जाते हैं तो इसे बैडलैंड कहते हैं। बैडलैंड इन द सेंस कि अब वो लैंड इतनी खास नहीं रही, बिकॉज जो सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी होती है वो टॉप मोस्ट लेयर में होती है। अब वो टॉप मोस्ट लेयर ही हट गई तो इसे बैडलैंड कहते हैं। एंड इसे बैडलैंड तो कहते हैं, रिवाइंस कहते हैं कहाँ पर, चंबल में, चंबल में इसी बैडलैंड को रिवाइंस कहा जाता है। तो दिस वन इज ऑल्सो कवर्ड। अब हमारा बच कौन सा गया, हाँ ये वाला 7th वाला 5 मार्क्स का आ सकता है आपका, इम्पोर्टेंट है। डायरेक्ट यही उठ के आ सकता है कि जो आपका लैंड है ना, लैंड डिग्रेडेशन, लैंड कंजर्वेशन, सॉइल डिग्रेडेशन, एंड देन इसके बाद मैं सॉइल कंजर्वेशन पढ़ाऊंगी। तो ये आपका ऐसे ही एज इट इज़ उठ के आ सकता है 5 मार्क्स का, क्योंकि इतने सारे कंसेप्ट भी तो उसमें गिवन है ना, इतने सारे पॉइंट्स भी आपको गिवन है। फिर आ जाता है अपने 7th वन पॉइंट पे कि जो डिफेक्टिव मैथड करते हैं ना, 1 मिनट, ये देखिए जो डिफेक्टिव मैथड्स करते हैं फार्मिंग का, आपने देख लिया, अब मैं समझा देती हूँ, 4 वर्ड्स ही तो हैं।
यानी फार्मिंग करने का सही तरीका तो पता नहीं और आप चले गए किसान बनने। कैसे प्लाइंग करते हैं, वो क्या कहते हैं उसे, जो खेती करते हैं, पता नहीं क्या ही कहते हैं, तो जो प्लेइंग करते हैं ना, यानी खेती बाड़ी कैसे करते हैं वो पता नहीं, आप गलत तरीके से कर रहे हैं, जिसके कारण आपका सॉइल इरोजन होता है। जैसे हम खेती करते हैं तो हम पहले ऊपर की लेयर हटाते हैं, फिर उसमें बीज डालते हैं, ऐसे ही करते हैं ना, फिर उस पर वापस से वो लेयर लगाते हैं। तो अगर आपको इसी का सही मेथड नहीं पता होगा, रॉन्ग तरीके से करेंगे, इन अ रॉन्ग मैनर करेंगे, तो ऑब्वियसली सॉइल इरोजन तो होना ही होना है। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि आप सॉइल कंजर्वेशन भूल गए हैं, तो अगर आप लैंड कंजर्वेशन भी याद रखते हैं ना, तो दोनों के टॉपिक कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप लिख सकते हैं लैंड डिग्रेडेशन का रीज़न यहाँ पर है, सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल का जो इरोजन है वो वहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको याद रखना चाहिए, बाई चांस बता रही हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल कंजर्वेशन, है कि सॉइल को हम बचाए तो बचाए कैसे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने कहा ना चारों, लैंड डिग्रेडेशन, लैंड कंजर्वेशन, सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन, चारों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फर्स्ट देखिए अफॉरेस्टेशन, वही जो हमने लैंड कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा था कि डिफॉरेस्टेशन के कारण होता है, तो अफॉरेस्टेशन करो, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, क्वायरिंग, ओवर इरिगेशन, इस पर कंट्रोल रखिए। फिर सेकेंड काउंटर प्लाइंग। काउंटर प्लाइंग क्या है कि जो आपके माउंटेन्स वगैरह है ना, तो यहाँ पर काउंटर्स बने होते हैं, एक बार गूगल पे जाइएगा और फिर देखिएगा, कुछ ऐसी लाइनिंग्स बनी होती हैं। इस वाले एरिया पर क्या किया जाता है, खेती की जाती है, ठीक है। इस वाले एरिया पर कुछ ऐसा सीन रहता है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या की जाती है, खेती की जाती है। यहाँ पर इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं बनेगी, बट आप गूगल एक बार देख लीजिए। तो ये जो काउंटर्स है ना, यहाँ पर क्या की जाती है, प्लेइंग की जाती है, खेती की जाती है। फिर आ जाते हैं सेकेंड टेरेस कल्टीवेशन, यानी जो आपकी स्लोप्स रहती हैं, स्लोप्स पर जो हल्की फुल्की टेरेस रहती है, वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, वहाँ पर आप खेती कर रहे हैं, ये रहा टेरेस ऑफ द स्लोप, तो वहाँ पर आप खेती कर रहे हैं। अब इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है कि ये कहाँ पर होती है, टेरेस कल्टीवेशन कहाँ पर होती है, तो ऑब्वियसली जहाँ पर पहाड़ होंगे वहीं तो होंगे। तो MCQs में आ जाते हैं यूके, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश आ जाता है। तो उत्तराखंड थोड़ा पहाड़ी एरिया, हिमाचल प्रदेश भी पहाड़ी एरिया है, हिमालय वगैरह के बगल में होता है। तो आप यहाँ पर अगर यूके या फिर HP आता है तो वहाँ लगा दीजिएगा टिक। अब आ जाते हैं फोर्थ वन स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है कि लेट सपोज कि ये आपकी वो खेती नहीं होती, ये आपका खेत है, ऐसी खेती की जाती है ना, यहाँ पर एक क्रॉप की पूरी लाइन, एक क्रॉप की पूरी लाइन, फिर एक क्रॉप की पूरी लाइन। ये सपोज करें कि कोई क्रॉप है, तो यहाँ पर क्या है, मैंने ग्रास की ना स्ट्रिप्स उगा दी। अब मैंने ग्रास के स्ट्रिप्स उगा दी तो क्या होगा, यहाँ पर मैंने ग्रास के स्ट्रिप्स उगा दी, तो यहाँ से जब हवा आएगी ना, हवा आएगी तो हवा कहीं ना कहीं यहाँ पर रुक जाएगी, तो आगे वाली जो मिट्टी है वो उड़ नहीं पाएगी। मैंने आपको बताया था ना विंड इरोजन, तो विंड इरोजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो स्ट्रिप्स है ना, स्ट्रिप्स बिटवीन द क्रॉप्स, वो क्या करेंगे कि हवा के जो फ्लो है, द फ्लो ऑफ विंड विल बी ब्रोकन डाउन बाय दीज स्ट्रिप्स बिटवीन द क्रॉप्स। सो स्ट्रिप क्रॉपिंग यहाँ पर आपने देख लिया था, फोर्थ वन पॉइंट टू कंजर्व द सॉइल। अब आ जाता है फिफ्थ वन पॉइंट शेल्टर बेल्ट, जो कि मैंने आपको लैंड कंजर्वेशन में बता दिया था कि क्या लगा देनी, शेल्टर बेल्ट लगा देनी। यानी आप क्या कर रहे हैं, आप प्लांट्स लगा रहे हैं, छोटे छोटे प्लांट्स लगा रहे हैं, तो वो भी क्या करेंगे, विंड का जो फोर्स है उसे ब्रेक डाउन कर देंगे। अब आ जाता है सिक्स वन पॉइंट की सैंड ड्यून्स बन रहे हैं, थोर्नी बुशेज हैं, जो कांटेदार पौधे वगैरह है ना, वो क्या कर रहे हैं, सैंड ड्यून्स बना रहे हैं। अब आ जाते हैं जो हमारे 5 या 6 टाइप्स ऑफ सॉइल गिवन है ना, मैं उसको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एंड ये 5-6 जब एक्सप्लेन हो जाएंगे तो दिस चैप्टर विल बी टोटली एंडेड, खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। चोट लग गई। एलिवियल सॉइल, एलिवियल सॉइल देखते हैं कि एलिवियल सॉइल के बारे में पढ़ते हैं। दिस वन क्या, यहाँ पर जो हम भी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ना, उसमें मैं बता देती हूँ कौन कौन से सॉइल इंपॉर्टेंट है। एक एलिवियल हो गया, दूसरा ब्लैक हो गया, फिर आपका रेड एंड येलो सॉइल ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो आप उसे इम्पॉर्टेंट है लेकिन ज़्यादा बड़ा है नहीं, कि हाँ जितना एलिवियल सॉइल बड़ा है उतना बड़ा तो रेड एंड येलो सॉइल है नहीं। ये 3 ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो मैंने अभी तक देखा है, जो एग्जाम्स वगैरह में अपीयर हुए हैं, मैंने जो PYQs वगैरह देखे हैं। तो यहाँ पर देखिए एलिवियल सॉइल, तो सबसे ज़्यादा स्प्रेडेड सॉइल, अगर उन 5 या 6 सॉइल को लेना तो सबसे ज़्यादा ये एलिवियल सॉइल ही पूरे भारत में फैला हुआ है। एंड नदर्न प्लेन, जो ऊपर वाला नदर्न पार्ट है, नदर्न प्लेन्स में भी ये एलिवियल सॉइल प्रेजेंट है, यानी यही ज़्यादा पाया जाता है। नदर्न प्लेन्स को इनफैक्ट एलिवियल सॉइल ने ही कवर कर रखा है। सेकेंड पॉइंट कि ये जो सॉइल है ना, वो
3 हिमालय रिवर्स के डिपोजिशन से बनता है। यानी वो जो हिमालय रिवर्स में जो अलग अलग पार्टिकल्स रहते हैं ना, जैसे कंकड़ वगैरह कुछ भी हो गए, तो वो जब डिपॉजिट होने लगता है ना, तब जाके सॉइल बनती है। और वो 3 हिमालय रिवर कौन कौन सी है, आप भी लिख सकते हैं, मैंने बिग से याद किया था, BIG, ब्रह्मपुत्रा, इंडस एंड गंगा। आप यहाँ पर बिग के बाद लिख लीजिए B फॉर ब्रह्मपुत्रा, I फॉर इंडस एंड G फॉर गंगा। फिर आ जाते हैं थर्ड पॉइंट कि अगर हम ऊपर वाले पार्ट में देखें, जैसे ये हिमालय हो गया, हिमालय के ऊपर वाले पार्ट में देखें तो यहाँ जो अपर पार्ट है ना, वहाँ पर ये जो सॉइल है वो बहुत कोर्स पाई जाएगी, बहुत मोटी मोटी, एकदम कहते हैं ना पतली पतली। कभी सॉइल देखिए, आपने हाथ में पकड़े से हाथ से निकल रही है। एंड कुछ में बहुत ज़्यादा कंकड़ पत्थर ये सब रहता है, यानी बहुत ज़्यादा कोर्स रहते हैं। तो अपर स्लोप्स में कोर्स पाई जाती हैं, जैसे पिडमंट प्लेन्स। पिडमंट प्लेन्स कहाँ पर है, हिमालय जो शिवालिक रेंज है ना, उसी के बगल में पाई जाती है पिडमंट प्लेन्स। 9th क्लास में आपने शिवालिक रेंज पढ़ा होगा। तो पिडमंट प्लेन्स जैसे पिडमंट प्लेन्स में पाई जाती हैं, किस नेम से जानी जाती है, दुआर चोजन तराई। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दुआर चोजन तराई। अगर आप चाहते हैं तो स्किप कर दीजिए, लेकिन वही है ना, अगर 1 मार्क्स में नहीं काटना चाहते तो मत स्किप करिए। फिर आ जाते हैं एज क्लासिफिकेशन। तो दिस वन इज़ रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड ये 9th क्लास में भी था कि बंगर एंड खादर। जो बंगर एंड खादर है उसमें आप क्लासिफिकेशन करिए। तो मेनली ये बंगर एंड खादर है तो एलुवियल सॉइल ही, लेकिन हम एज के बेसिस पर अगर एलुवियल सॉइल को डिवाइड करें, क्लासिफाई करें, तो बंगर एंड खादर निकल के आता है। फर्स्ट खादर। खादर ना नई सॉइल, नई सॉइल यानी ये बार बार रिन्यू होती रहती है, पानी वगैरह आता है, पानी वगैरह का जो फ्लो होता है उससे रिन्यू होती रहती है। लेकिन अगर बांगर का देखें तो बांगर एक ओल्ड सॉइल है, ये रिन्यू नहीं होती है। जब भी ऐसे क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चंस के आंसर लर्न कर रहे होते हैं ना, उस वक्त एक पार्ट का बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, दूसरे पार्ट को एक बार देख लीजिए, क्योंकि दूसरा पार्ट तो सिर्फ आपको उसके अगेंस्ट लिखना होता है कि अगर ये है तो ये नहीं है। फिर आ जाता है इसका सेकंड पॉइंट कि इसमें कंकड़, इस सॉइल के अंदर कंकड़ बहुत कम पाए जाते हैं। फिर थर्ड पॉइंट की फाइन पार्टिकल्स, वेट है, हाँ जी, तो फाइन पार्टिकल्स इसमें ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना वो ज़्यादा पाए जाते हैं। वहीं पर अगर हम देखें बांगर में, तो इसमें फाइन पार्टिकल्स कम पाए जाते हैं, इसमें कोर्स ज़्यादा पाए जाते हैं। खादर में कंकड़ कम है तो इसमें कंकड़ ज़्यादा है। खादर ज़्यादा फर्टाइल है क्योंकि हर साल रीन्यू होती रहती है, न्यू सॉइल है, दैट इज़ वाई इट इज़ मोर फर्टाइल एज कम्पेयर टू बांगर। फाइन, एंड दिस वन इज इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दिस वन बांगर एंड खादर। आपसे बोल सकते हैं क्लासीफाई द एलुवियल सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ एज, और राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द एज क्लासिफिकेशन ऑफ एलुवियल सॉइल। इसके लास्ट 3 पॉइंट जो रिमेन रह गए थे, बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम वगैरह इसमें पाया जाता है। फाइन, एंड बहुत ज़्यादा फर्टाइल है तो ऑब्वियसली खेती तो की जाएगी, क्योंकि खेती कहाँ की जाती है, जहाँ पर फर्टिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर शुगर केन फिर बीट वगैरह वगैरह यहाँ पर ग्रो किया जाता है। फिर आ जाता है नेक्स्ट कि पैडी, शुगर केन, बीट वगैरह यहाँ ग्रो किया जाता है। वाई, बिकॉज इट हैज़ अ गुड फर्टिलिटी लेवल। फिर आ जाते हैं अपना थर्ड वन पॉइंट कि यहाँ पर ना कल्टीवेशन ज़्यादा की जाती है, वो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, एज वेल एज कि पॉपुलेटेड भी ज़्यादा, क्योंकि जो भी चीज़ हमें चाहिए यहाँ पर खेती वगैरह आराम से हो जाता है। दैट इज़ वाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। आपने देखा होगा कि जो नर्दर्न प्लेन है इंडिया का, वहाँ वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड स्टेट कौन सा है बताइए ज़रा, वीडियो पॉज करके पहले सोचिए, अब मैं बताती हूँ, पता होगा वैसे आपको, यूपी, उत्तर प्रदेश। फिर आ जाते हैं ब्लैक सॉइल पे। तो ब्लैक सॉइल भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर स्माइली बनाई है। पहले भी मैंने आपको बता दिया था कि मेनली गुजरात एंड महाराष्ट्र में पाया जाता है। अगर आप मैप निकालेंगे इंडिया का तो गुजरात एंड महाराष्ट्र भी तो साथ साथ में पाए जाते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि हाँ, गुजरात एंड महाराष्ट्र में पाया जाता है। फिर सौराष्ट्र रीजन में भी पाया जाता है, गुजरात में जो है। फिर उसके बाद ऑब्वियसली ब्लैक सॉइल है, ब्लैक रंग का होगा, इसे रेग्यूलर सॉइल भी कहते हैं, एज वेल एज ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल क्यों कहते हैं, बिकॉज ब्लैक सॉइल पर ही कॉटन उगाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। फिर आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे कि क्ले मटेरियल का बनता है, नहीं क्ले रहता है। क्ले को कभी छुआ है, बहुत सॉफ्टी चिकना टाइप रहता है। तो ये भी क्या है, ये सॉइल बहुत क्ले टाइप रहता है, क्ले मटेरियल का बना होता है। फिर इसके बाद इसमें भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे एलुवियल सॉइल में प्रेजेंट थे, लेकिन इसमें फॉस्फोरस की कमी होती है। फिर आ जाते हैं फिफ्थ वन पॉइंट, यानी इसमें बहुत अच्छी मॉइस्चर कैपेसिटी होती है, अच्छा खासा पानी ये कैप्चर करके रख सकता है। ये क्वेश्चन आपका बन के आ सकता है, मेरा आया था प्री बोर्ड में
ये क्वेश्चन बन के आ सकता है। आप सोचते हैं कितने क्वेश्चन आएंगे इसके प्री बोर्ड में? मेरे प्री बोर्ड 2 बार हुए थे, तो 2 प्री बोर्ड एंड 1 बोर्ड, तो वो 3 मेन ना दिमाग में घूमते रहते क्वेश्चंस। तो हमारा फिफ्थ वन पॉइंट है कि इसकी जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी वो बहुत अच्छी है। एंड फिर लास्ट सेकेंड पॉइंट की डीप क्रैक्स हो जाते हैं जब भी गर्मी का सीज़न होता है ना, तो आपने कहीं कहीं सॉइल में देखा होगा बहुत यानी रूखा रूखा सॉइल हो जाता है, उसमें क्रैक्स पाए जाते हैं। तो जिसमें क्रैक्स पाए जाते हैं ना, उससे क्या होता है कि हवा अंदर जा सकती है। कहते हैं ना हमें हवा लगनी भी ज़रूरी है, बाहर जाना भी ज़रूरी है, बाहर की हवा खाना भी ज़रूरी है। तो जैसे हमारे शरीर को हवा लगनी ज़रूरी है, वैसी वाली हवा नहीं, हवा इन द सेंस की हवा से टच होना। तो जैसे हमें हवा लगनी ज़रूरी है, तो वैसे ही सॉइल को भी तो हवा लगनी ज़रूरी है। तो डीप क्रैक्स जो होते हैं, जो क्रैक्स हो जाते हैं गर्मियों के टाइम में ब्लैक सॉइल में, तो उसे एरेशन यानी हवा उसके अंदर आने में हेल्पफुल हो जाती है, हवा उसके अंदर चली जाती है, तो एरेशन में वो हेल्प करती है वो जो क्रैक्स होते हैं। फिर जैसे ही फर्स्ट मानसून सार होता है, यानी जब मानसून का टाइम आता है एंड पहली बारिश होती है, तो पहली बारिश होने के जस्ट बाद इस सॉइल को क्या किया जाता है? टाइल किया जाता है। टाइल किया जाता है इन द सेंस कि उसे खोदा जाता है। खोदा क्यों जाता है कि अगर आप नहीं खोदेंगे ना तो बहुत स्टिकी, बहुत चिपचिपा हो जाएगा, आप उस पर खेती भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप खोद रहे हैं, ऐसे सॉइल है, आप खोद रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं, हाथ से तो नहीं, आपके पास इक्विपमेंट्स होंगे, खोद रहे हैं, फिर इसको ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जैसे आटा को ऐसे ऊपर नीचे करते हैं ना, तो वैसे ही किसी भी मशीन वगैरह से आप क्या कर रहे हो, सॉइल को खोद रहे हैं, तो टाइल कर रहे हैं। टाइल करने से क्या होगा कि स्टिकी नहीं रह जाएगा। अगर नहीं करेंगे फर्स्ट मॉनसून शावर्स के बाद टाइल, तो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाएगा। आप उस पर फिर खेती, जो कॉटन की खेती कर रहे थे ना, खेती तो अलग भी चीज़ों की होती होगी, लेकिन खेती फिर इजिली नहीं हो पाएगी, बिकॉज आप खुद सोचिए, आटे जैसा सॉइल, आटा जैसे हो जाता है ना गुथ के, तो आटे जैसे सॉइल पे कैसे खेती हो सकती है? तो अगर आटे जैसा नहीं बनाना है एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल बनाना, तो टाइलिंग बहुत ज़रूरी है, टाइल करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा ब्लैक सॉइल कंप्लीट हो गया है। देन आ जाते हैं रेड एंड येलो सॉइल पे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट स्टिल पढ़ना तो है ना, लेकिन हाँ मैंने स्माइली नहीं बनाई है। फिर रेड एंड येलो सॉइल, तो अगर आप भारत का मैप देखें तो यहाँ कहीं उतना अच्छा तो नहीं बना है, यहाँ कहीं ब्लैक सॉइल मिल जाएगा आपको, एंड यहाँ पर कहीं रेड एंड येलो सॉइल मिल जाएगा इस वाले पार्ट में। तो आप कह सकते हैं कि उड़ीसा कुछ यहाँ पर है, यहाँ पर उड़ीसा छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। रेड सॉइल रेड क्यों रहता है? तो बिकॉज उसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा रहती है, आयरन के डिफ्यूज़न के कारण सॉइल रेड हो जाता है। फिर आ जाते हैं मच्छर कितने हैं, फिर आ जाते हैं रेड सॉइल हो गया, आयरन की डिफ्यूजन के कारण वो सॉइल किस कलर का है? रेड कलर का है। एंड येलो किस कलर का? हाइड्रेटेड फॉर्म, हाइड्रेशन के कारण, वाटर के प्रेजेंस के कारण, वाटर वेपर्स के प्रेजेंस के कारण ये सॉइल क्या रहता है? येलो कलर का रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रेड सॉइल आयरन के डिफ्यूजन के कारण रेड कलर का रहता है। द येलो सॉइल इज ऑफ येलो कलर बिकॉज इट इज इन द हाइड्रेटेड फॉर्म, देन इट कैन बी फाउंड इन eastern parts of India, for example in Odisha, in Chhattisgarh, etc. अच्छा एक बात बताइए, आप एटसेट्रा इसलिए लिखते हैं कि हाँ और भी एग्जाम्पल्स हैं, लाइक आप एग्जाम्पल दे रहे हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एटसेट्रा, या इसलिए लिखते हैं क्योंकि आपको और आता नहीं है? मेनली इसीलिए लिखते हैं क्योंकि और आता ही नहीं है 2 या 3 के सिवाय। नेक्स्ट इज लेटेराइट सॉइल। अब लेटेराइट सॉइल को अगर आसान शब्दों में समझाऊँ तो ये आपकी होगी लैंड पर हो गई सॉइल। अब क्या हुआ, बहुत बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसके कारण क्या होगा, बारिश होती है तो जो सॉइल के ऊपर वाली लेयर है ना वो धीरे धीरे हटती जाएगी एंड जो टॉप मोस्ट लेयर है जिसमें सबसे ज़्यादा फर्टिलिटी रहती है, वही धीरे धीरे क्या हो रही है, हट रही है। अब वो लेयर हट गई, जिसके कारण क्या हो रहा है कि वो जो सॉइल अब बच गई ना वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होगी, जो न्यूट्रिएंट्स है वो तो हट ही गए, न्यूट्रिएंट्स हट गए एंड इस प्रोसेस को कहते हैं लीचिंग। जो टॉप मोस्ट लेयर है वो हट गई एंड जो नीचे वाला पार्ट होगा वो थोड़ा पथरीला होगा फाइन, थोड़ा पथरीला को इंग्लिश में ब्रिकी कहते हैं। आप एक बार गूगल करिएगा एंड कमेंट में बताइएगा। मैं ब्रिकी टेक्सचर, हाँ जी, तो पता नहीं सही है कि गलत है। ब्रिकी टेक्सचर रहेगा, पथरीला टेक्सचर रहेगा। तो लेटेराइट जो वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है, जिसका मतलब है ब्रिकी,
टेक्सचर ये देखिएगा, ठीक है। पथरीला को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो ये पथरीला क्यों रहता है, लीचिंग के कारण, लीचिंग के कारण पथरीला होता है। आप बता सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल के कारण टॉप मोस्ट लेयर हट जाती है, जिसके कारण एसिडिक हो जाता है, न्यूट्रिएंट्स भी सारे फ्लो हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में इंडिया के आपको देखने को मिल जाएगा। एंड एक इस पे क्वेश्चन बनता है कि केरल, कर्नाटक एंड तमिलनाडु में टी एंड कॉफ़ी, यही जो सॉइल है वो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में भी है। टी एंड कॉफ़ी वहाँ पर सॉइल में उगाया जा रहा है, लेकिन आप पूछेंगे क्यों, कैसे भाई, यहाँ पर से तो इसकी फर्टिलिटी खत्म हो गई। तो फिर अगर कुछ खराब हो रहा है तो उसे ठीक भी तो किया जा सकता है ना। तो आफ्टर टेकिंग कंजर्वेशन टेक्निक्स, केरल, कर्नाटक एंड तमिलनाडु में टी एंड कॉफ़ी को ग्रो किया जा रहा है। इस पर क्वेश्चन ये बना था कि अगर टी उगाना हो तो आप कहाँ उगाएंगे, केरल या फिर कर्नाटक दिया था, केरल में उगाएंगे या फिर आई थिंक उड़ीसा लिखा हुआ था, उड़ीसा में उगाएंगे। तो ये वाला जो मैंने आपको लाइन लिख के दिया, तो ऑब्वियसली यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा है कि केरल, कर्नाटक एंड तमिलनाडु में टी एंड कॉफ़ी उगाया जाता है। तो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्यों उगाया जाता है, केरल में उगाया जा रहा है तो क्यों उगाया जा रहा है। सो हाँ, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। सो लेटराइट सॉइल मैंने कवर कर लिया है। नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट विच इज़ अरिड सॉइल। तो अरिड सॉइल रेड टू मैसेज फॉर्म में लिखा है, जानबूझ के लिखा है, आप मत लिख के आइएगा, एग्जाम में मार्क्स काट लेगा एग्जामिनर, मार्क्स काट लेंगे एग्जामिनर, बिकॉज वो हमसे बड़े होंगे ना, तो हमें रिस्पेक्ट पे करनी चाहिए। सॉरी बिकॉज मैंने ये बोला। हाँ, रेड टू ब्राउन, जिसका कलर होता है वो रेड टू ब्राउन होता है, फाइन। रेडिश कलर का भी हो सकता है, ब्राउन कलर का भी हो सकता है। तो इस कलर, इन दोनों कलर के बीच में इसकी कलर रेंज जाती है। फिर सैंडी रेतीला होता है टेक्सचर में, छूने में सैंडी होता है, टेक्सचर में सैंडी होता है। फिर यहाँ पर बिकॉज राजस्थान, गुजरात, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर इवापोरेशन भी बहुत जल्दी हो सकता है। इवापोरेशन जल्दी होगा तो जो सॉल्ट यहाँ पर पाया जाएगा ना, इवापोरेशन जल्दी होगा यानी पानी जल्दी उड़ जाएगा, पानी जल्दी उड़ जाएगा तो जो सॉल्ट है वो भी हम हाई अमाउंट का सॉल्ट यहाँ से ऑब्टेन कर सकते हैं। फिर फोर्थ वन पॉइंट, यहाँ पर कंकड़ बहुत ज़्यादा होता है। अब लेट सपोज कि ये कंकड़ है, ठीक है, बड़े बड़े कंकड़, अगर यहाँ पर पानी होगा, पानी अगर जाएगा तो पानी को ना नीचे जाने में थोड़ी दिक्कत होगी, यानी फिल्टर होने में दिक्कत होगी। भाई यहाँ पर अगर कंकड़ नहीं है तो पानी आराम से नीचे जा सकता है, तो यहाँ पर पानी आराम से नीचे जा सकता है। तो बिकॉज इस सॉइल में कंकड़ वाला केस है, तो बिकॉज कंकड़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जो फिल्ट्रेशन होती है वाटर की वो नहीं हो पाती सही से, तो ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है, यानी कम कर देता है, ये होने ही नहीं देता है। तो एक बार समराइज कर लेते हैं। रेड टू ब्राउन कलर रहता है, सैंडी होता है, टेक्सचर में इवापोरेशन ज़्यादा होती है, तो सॉल्ट भी अच्छी खास अमाउंट में हम ऑब्टेन कर सकते हैं। एंड कंकड़ भी ज़्यादा होता है, जिस कारण फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। एंड दैट इज़ आवर लास्ट वन टॉपिक। कितनी खुशी हो रही है लास्ट वन टॉपिक पर आके। फॉरेस्ट के नाम से ही पता चल रहा है कि ऑब्वियसली फॉरेस्ट वगैरह में पाया जाता होगा, तो माउंटेनियस रीजन्स एंड जो हिली एरियाज है वहाँ पर पाया जाता है। हाँ जी। फिर आ जाते हैं जो इसका टेक्सचर है, या टेक्सचर इन दिस, इसके छूने में कैसा लग रहा है। फॉर एग्जांपल ये छूने में कैसा लग रहा है, तो ये हार्ड लग रहा है थोड़ा, मुझे फिसलन टाइप लग रहा है। एंड फिर आ जाती हूँ अगर बुक्स के कवर छूने में, कवर छूने में कैसे लगता है, कवर छूने में थोड़े रफली लगते हैं। लाइक मेरी बुक का कवर थोड़ा रफली लगता है, आपकी बुक का हो सकता है प्लेन हो। फिर ये मेरी चुटिया छूने में कैसी लग रही है, तो कैसी लग रही है, ठीक लग रही है, रफली नहीं लग रही है। बहुत सारा ऑयल लगा रखा है, थोड़ी ऑयली लग रही है, तो टेक्सचर छूने में कैसा लगता है। तो वैसे ही जो इसका टेक्सचर है ना, सॉइल छूने में कैसा लगता है, तो वो एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है। अगर ये वैली साइड्स में होगी, लाइक ये रहा आपका माउंटेन, ये वैली साइड्स हो गई, अगर यहाँ पर रहेगी तो यहाँ पर ना बहुत लोमी, बहुत फाइन रहेगी, पतली पतली, ज़्यादा मोटी मोटी सॉइल्स नहीं रहेंगी, बहुत पतली पतली। जैसे मैंने कहा था ना, ऐसे आपने हाथ में पकड़ा ना, हाथ से रेत की तरह एक तरीके से फिसल रही, रेत तो है नहीं, लेकिन आप बोल सकते हैं कि उसकी तरह उसका टेक्सचर होगा। टोटली नहीं होगा, लेकिन बहुत पतले पतले उसमें पार्टिकल्स होंगे। होता क्या है कि यहाँ से लाइक पत्थर ही तो टूट के सॉइल बनता है। पत्थर यहाँ से गिरा, यहाँ से ऊपर वाले पार्ट से, अपर स्लोप से गिरा, खूब गिरा, यहाँ पर टकराया, यहाँ पर टकराया, गिर के यहाँ तक आने में, इस पार्ट तक आने में इसके बहुत सारे टुकड़े हो गए। एंड बहुत सारे टुकड़े हो गए जिसके कारण पहले इतना बड़ा पत्थर था, अब वही पत्थर के इतने सारे टुकड़े हैं।
तो इसीलिए जो वैली साइड्स है, ये वाला जो पार्ट है, वहाँ पर लोमी एंड सिल्टी सॉइल पाया जाता है, इनमें बहुत फाइन पार्टिकल्स पाए जाते हैं। अगर हम अपर स्लोप्स की बात करें, ऊपर वाले पार्ट की बात करें, वहाँ पर कोर्स यानी मोटे मोटे पार्टिकल, जैसे ये वाले पत्थर की मैंने एग्जाम्पल बताया था। फिर स्नो, जो स्नो एरिया है ना, अगर जैसे आपने देखा होगा ना, पहाड़ वगैरह में स्नो एरिया भी रहता है, फिल्म्स वगैरह में, गाने वगैरह में आता है, तो वहाँ पर जो सॉइल होगा वो एसिडिक होगा। फिर उसके बाद अगर हम रिवर्स वगैरह के आसपास देखें, तो रिवर्स वगैरह के पास जो सॉइल होगी, दैट विल बी फर्टाइल, वो फर्टाइल होगी। सो आई थिंक नाउ होल टॉपिक इज कवर्ड कि रिसोर्स किसे कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। फिर उसके बाद हाँ, गांधी जी के अकॉर्डिंग रिसोर्स क्या था, सॉरी, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स क्यों ज़रूरी है, इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्स के कारण क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एजेंडा 21, रियो दी जेनेरो अर्थ समिट 1992। फिर उसके बाद इंडिया के पास एनॉर्मस वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज है। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, नीचे देख रही हूँ बुक है, आप सोचेंगे नीचे क्या देख रही है। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, जो कि 5 मार्क्स का आ सकता है, वो 3 स्टेप्स। फिर उसके बाद डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब रिसोर्स के साथ साथ टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन तीनों रहे। अफ्रीका एंड जापान का एग्जांपल देखा था। फिर गांधी जी के अकॉर्डिंग रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है, इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या लगाए गए रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए। लैंड के बारे में, लैंड यूटिलाइजेशन, इंडिया में लैंड यूटिलाइजेशन, वो रिलीफ फीचर्स की परसेंटेज देखिए। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद लैंड डिग्रेडेशन एंड लैंड कंजर्वेशन, सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। फिर उसके बाद हमने वो 5-6 सॉइल्स देखे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया कि इसमें से 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन निकल के आता है। एंड ब्लैक सॉइल के बाद क्या हो गया, हाँ यही दोनों तो थे। एंड फिर रेड एंड येलो सॉइल, माउंटेन सॉइल, हाँ जी, इतना टॉपिक था। एंड होल चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ। चैप्टर फर्स्ट ऑफ रिसोर्स एंड डेवलपमेंट इज टोटली कंप्लीटेड। तो अभी ड्राइंग बनाती हूँ मैं आपके लिए। ये देखिए, ये रही पिंकी, इसकी टी शर्ट पे भी लिखा है। एंड ये रहा बिल्लू। कितनी अच्छी ड्राइंग है मेरी, नज़र ना लगे, ठीक है। तो ये रही पिंकी और ये रहा बिल्लू, एंड दोनों ही डांस कर रहे हैं कि फाइनली आवर चैप्टर इज एंडेड, हमारा चैप्टर हैज़ एंडेड, हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। हैप्पी हैप्पी एंडिंग, भले भले। सो बाय बाय, एंड आई होप कि आपने चैप्टर अच्छे से कवर कर लिया होगा। एंड नोट्स, जैसे मैंने कहा है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके आप अपना बना रहे हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि SST इज़ अ वास्ट सब्जेक्ट एंड नोट्स को बहुत अच्छे से बनाना बहुत एक रॉकेट साइंस है। सो बाय।